please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। अब बड़ी खबर आप तक पहुंचाते बिल्डर और कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के मामले में गिरफ्तार दाऊद के भाई इकबाल कासकर ने पुलिस पूछताछ में कई नई बातें बताई। कासकर के मुताबिक गिरफ्तारी से कुछ महीने पहले इंटरनेट के जरिए उसकी दाऊद इब्राहिम से बात हुई थी। कासकर ने पूछताछ में बताया कि दाऊद का बेटा मोइन डी कंपनी के धंधे को पसंद नहीं करता और वो अपनी पहचान परिवार से अलग रखता है। कासकर के मुताबिक दाऊद को डर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कराची की एक मस्जिद में रह रहे उसके बेटे को मरवा न दे। फिरौती के मामले में गिरफ्तार हुए दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर ने थाने क्राइम ब्रांच को पूछताछ में बताया कि दाऊद का बेटा मोइन दी कंपनी के धंधे को पसंद नहीं करता, जिसको लेकर दाऊद और उसके बेटे के बीच बातचीत भी बंद है। कासकर के मुताबिक मोइन कराची की एक मस्जिद में मौलाना के रूप में रहता है और बच्चों को पढ़ाता है। वो अपनी पहचान दाऊद समेत पूरे परिवार से अलग रखता है। कासकर ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को पूछताछ में बताया कि गिरफ्तारी से कुछ महीने पहले उसकी दाऊद से बातचीत हुई थी, जिसमें दाऊद ने उससे नशे की लत के लिए फटकार लगाई थी। पूछताछ में कासकर ने दावा किया कि दाऊद इस बात से खुश है कि उसका बेटा मोइन उसके धंधे में नहीं है और वो अल्लाह से अपने पिता के गुनाहों की माफी मांग रहा है। कासकर के मुताबिक दाऊद ने अपने बेटे की निगरानी का जिम्मा छोटा शकील और उसके गुर्गों को सौंपा है। कासकर ने बताया कि दाऊद को इस बात का डर रहता है कि कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उसके बेटे को मरवा न दे या फिर अगवा न कर ले। थाने पुलिस ने फिरौती गैंग चलाने के मामले में मकोका कोर्ट में 1647 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जिसमें इकबाल कासकर समेत 7 लोगों को आरोपियों बनाया गया है। इसमें छोटा शकील का भी नाम है। आशीष सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, और क्या अहम खुलासे करता हुआ कासकर नजर आया? जी, दाऊद को लेकर जो नया डॉसिया तैयार किया जा रहा है उससे जुड़े हुए कई अहम जो है वो सुराग छोड़ता चला जा रहा है। साथ साथ उसने बताया कि मोइन जो है उससे दाऊद इब्राहिम की बातचीत काफी अर्से से बंद है। वो दाऊद इब्राहिम के इस कारोबार को पसंद नहीं करता। इसके अलावा वो जो है खुद जो है इस वक्त हाफिज कुरान बनकर जो है एक मस्जिद में रहता है, मस्जिद से में ही पढ़ाता लिखाता है और उसका इस कारोबार से कोई सरोकार नहीं है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दाऊद के लिए परेशानी का सबब ये बना हुआ है कि उसे डर है कि अगर उसने कोई कदम उठाया, भारत आना चाहता है वो, अगर वो कोई कदम उठाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं ISI मोइन को जो है वो टारगेट कर सकती है और यही दाऊद इब्राहिम की परेशानी की असल वजह बना हुआ है। शुक्रिया आशीष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अपमानजनक ट्वीट सामने आया और ये ट्वीट युवक कांग्रेस की पत्रिका युवा देश की तरफ से किया गया, जिसमें पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करते दिख रहे हैं। ट्वीट की गई तस्वीर में इन दोनों के अलावा ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे भी दिख रही हैं। इस तस्वीर में संवाद भी लिखे गए हैं। इतना ही नहीं, जो बात थेरेसा मे के हवाले से कही गई है वो इस लायक नहीं कि आपको दिखाई जा सके। इसके बाद राहुल गांधी पर तंज कसते हुए गुजरात के CM विजय रूपाणी ने इस तस्वीर को रीट्वीट किया और लिखा कि यूथ कांग्रेस की खांटी वर्ग भेदी और गरीब विरोधी टिप्पणी गरीबों के प्रति उनकी सोच दिखाती है। क्या युवराज इसका समर्थन करते हैं? कांग्रेस के इस ट्वीट पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस के इन तत्वों को क्या कहा जाए जो चौंकाने वाले ढंग से लगातार राजनीतिक आत्महत्या कर रहे हैं। ये ट्वीट बेहद खराब है। इसके बाद यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आनंद फानन में ये ट्वीट हटा लिया गया, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था हो चुका था। बताया जा रहा है कि ये हैंडल भी वही राम्या चलाती हैं जो राहुल गांधी का ट्वीट करती हैं। बीजेपी ने कांग्रेस की तरफ से किए गए इस ट्वीट की निंदा की। इनके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री का ही नहीं, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का मजाक बनाना है। ट्रंप और तेरेसा मे के सामने इस प्रकार के विषय को रखना, पूरे विदेश में आज प्रधानमंत्री को एक ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जाता है। आज ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत को विजय मिला है, वैसे में आप प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर न्यूज 18 इंडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने पार्टी का बचाव किया। तो यदि पीएम बार बार ये बोलकर कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, उसका फ़ायदा चुनावी राजनीति में उठाना चाहते हैं, तो फिर इस बात को अपने से जोड़ कर ही रखें। अगर उसके अलावा भी कोई व्यक्ति ये बात बोलता है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी आपत्ति होनी चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में निकाय चुनाव के लिए अपना मतदान किया। आज पहले चरण के चुनाव में सूबे के 24 जिले में मतदान हो रहा है।
3 चरणों में होने वाले मतदान का दूसरा चरण 26 नवंबर को है, जबकि तीसरे चरण का मतदान 29 नवंबर को होगा, जबकि परिणाम 1 दिसंबर को आएंगे। इस दौरान नगर पालिकाओं और परिषदों के लिए भी चुनाव होगा। जनता का बहुत बेहतरीन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, कितने बजे पहुंचे सीएम योगी अपना मतदान करने, और साथ ही साथ वहां पर लोग क्या पहुंच रहे हैं? यहाँ फिर अभी इसी वक्त हुआ है, करीब 1 ही घंटे हुए हैं जब मतदान शुरू हुआ है। 7:30 बजे मतदान शुरू होना था और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7:30 बजे गोरखनाथ मंदिर से निकले और अपने मतदान के लिए वो आगे बढ़े। उन्होंने अपना वोट शुरुआती समय में ही देकर एक संदेश भी दिया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में घर से बाहर निकलें, तादाद में घर से बाहर आएं और अपना मतदान करें। जिन जगहों पर आज मतदान होना है वहाँ अवकाश भी घोषित किया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार कार्यक्रम में भी जाना है, इसलिए सुबह ही अपना वोट डालकर अब वो इलाहाबाद के लिए जाएंगे, जहाँ करीब 12 बजे उनकी एक जनसभा रखी गई है। और उसके बाद बनारस, जहाँ दूसरे और तीसरे चरण में वोटिंग है, उन इलाकों में वो पार्टी के लिए प्रचार कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शुक्रिया उत्कर्ष। यूपी के गोरखपुर में सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में एक महिला पहुंची। तैबुनिस्सा नाम की इस महिला को उसके पति ने 3 तलाक बोल दिया, जिसके बाद इस महिला ने सीएम योगी के जनता दरबार में अपना दर्द बयां किया। महिला ने दावा किया कि 3 तलाक को लेकर उसकी फरियाद कहीं नहीं सुनी जा रही। ये मनमानी तब है जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को अवैध करार दिया है। फोन में बोले कि हम 3 तलाक तुमको दे रहे हैं, 3 बार बोल दिए। सऊदी थे, फिर घर आए तो वही बात बोले। मुस्लिम महिलाओं को इस बुराई से हमेशा के लिए बचाने के लिए सरकार अब सीधे कानूनी रास्ते पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार एक विधेयक भी लाने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी के अंदर भी 3 तलाक पर कानून बनाने को लेकर सुगबुगाहट तेज है, क्योंकि पार्टी की दलील है कि मजबूत कानून के बगैर दोषियों पर सख्ती संभव नहीं है। हालात ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी 3 तलाक देने वालों पर असर नहीं हो रहा। अभी भी ये ट्रिपल तलाक चल रही है, जो अभी तो कुछ नहीं कर सकते जब तक कानून नहीं बनेगी। संसद में विधेयक लाने की खबर सूत्रों के जरिए ही सामने आ रही है, इसलिए इस मसले पर सरकार के मंत्री भी फिलहाल मुंह नहीं खोल रहे। मुझे कोई जवाब नहीं देना है, धन्यवाद। अब संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ही साफ होगा कि सरकार क्या बिल लाएगी और उसमें 3 तलाक रोकने के क्या प्रावधान होंगे। हालांकि मुस्लिम उलेमा सरकार की इस पहल को फिलहाल शक की निगाह से देख रहे हैं। विधेयक सामने नहीं आया है, लेकिन अभी से उन्हें साजिश की बू आने लगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मुफ्ती एजाज अरशद कासमी तो इसे सियासी हथकंडा करार दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार को मुस्लिम महिलाओं की ही इतनी फिक्र क्यों है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे गुजरात चुनाव से भी जोड़ दिया। गुजरात का इलेक्शन सामने है, तो अभी इलेक्शन होने वाला है, तो उसी को लेकर के शायद इस तरह की बयानबाजी हो रही है। इतना ही नहीं, कासमी ने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 तलाक मामले में कानून की जरूरत को ही गलत ठहरा दिया। सियासी गलियारे में भी सूत्रों के जरिए आ रही विधेयक की इस खबर पर कोई अच्छी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। महिला कांग्रेस ने 3 तलाक को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दुरुपयोग कर रही है। जो गंभीर मुद्दा है ट्रिपल तलाक का, जो मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसका इस तरह से आप लोग दुरुपयोग मत कीजिए। तो एनसीपी ने भी इस बहाने सरकार को निशाने पर लिया। ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम महिलाओं से कोई हमदर्दी है, ये तो एक इसलिए इशू उठाया जा रहा है कि मेन इशू से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सब मुद्दे लाए जा रहे हैं। इन 2 अहम दलों के रुख को देखते हुए लगता नहीं कि सरकार को 3 तलाक के बिल पर बहुत समर्थन मिलेगा। योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव के लिए आज वाराणसी में एक चुनावी सभा करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तंज कसा कि नौकरशाह अपने काम कराने के लिए महंगे गिफ्ट देते हैं। इतना IAS है, IPS है, वो पूरा खर्चा शादी का जो है वो गिफ्ट के माध्यम से पहुंचा देता है। राजस्थान के बीकानेर में एक बस और जीप के बीच हुई भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। जिम्बाब्वे में 37 साल तक शासन करने वाले राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने महाअभियोग से पहले इस्तीफा दिया। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इराक और सीरिया में आतंकी संगठन ISIS के खात्मे का ऐलान किया। कॉमेडियन कपिल शर्मा की नई फिल्म फिरंगी अब 24 नवंबर को रिलीज नहीं होगी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक घर के बाहर लोगों की भीड़ दिखाई दी। आरोप है कि यहां निकाय चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार सचिन शर्मा के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद मोहल्ले के लोग मृतक सागर शर्मा के घर के बाहर इकट्ठा हो गए।
बताया जा रहा है कि इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब सागर अपने भाई सचिन शर्मा के लिए चुनाव प्रचार करने के बाद पार्टी कार्यालय में बैठा था। तभी एक आदमी ने उसे गोली मार दी। मृतक के घर वालों ने दीपक वर्मा नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगाया है। घर से बुलाया गया हो जब ये काम हुआ, गोली मारी गई है इसमें। वारदात के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आ गए और लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बीते 5 दिनों में हत्या की करीब 12 वारदात हो चुकी हैं। इनमें शुक्रवार को ही बीजेपी नेता शिव कुमार यादव समेत 5 लोग मारे गए, जबकि बाकी अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इन सभी अलग अलग वारदात में पुलिस ने सिर्फ एक वारदात का पर्दाफाश किया है। पटना के हवाई अड्डे इलाके में खादिम शोरूम के मालिक की हत्या से हड़कंप मचा है। हत्या से नाराज परिजनों ने इलाके में हंगामा किया। वहीं परिजनों और मीडिया के सवालों से पुलिस अधिकारी भागते नजर आए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से व्यापारी जितेंद्र कुमार गांधी की हत्या हुई। वहीं पुलिस वक्त पर पहुंचने का दावा कर रही है। व्यापारी जितेंद्र कुमार की ताबड़तोड़ फायरिंग कर उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो अपने खादिम शोरूम बंद कर घर लौट रहे थे। 4 लोग 2 बाइक्स पे आए थे और फायरिंग किए थे इनके ऊपर, और ये स्पॉट में ही शायद मर गए हैं। पुलिस वहाँ के लोकल थाने को वो बार बार कह रहे थे कि यहाँ से लेके चलिए, कोई जानकारी देंगे नहीं, ऐसा कुछ मदद नहीं मिली। ऐसा कुछ नहीं। जिम्मेदारी तो किसी को लेना पड़ेगी। क्या जिम्मेदारी? अगर लोकल थाना पे आरोप लग रही है, कौन सी आरोप लग रही है कि भाई उन्होंने मदद नहीं की समय पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 5 मिनट में क्विक मोबाइल डॉल्फिन मोबाइल वहाँ पे पहुँच गई थी 5 मिनट में। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, क्या अभी ये पता चल पाया कि आखिरकार कौन थे हमलावर? क्या परिवार कुछ कह रही है? आपसे रंजिश का कोई मामला? देखिए, पुलिस लगातार इस हत्या के बाद जांच में जुटी हुई है और अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। हालांकि पुलिस यह जरूर दावा कर रही है कि जो लोग भी इस हत्या में शामिल हैं, जो भी अपराधी हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है और परिवार वालों के निशानदेही पर छापेमारी भी की जा रही है। लेकिन अब तक पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। शुक्रिया चंद्रमोहन। संसद के शीतकालीन सत्र में हो रही देरी के मुद्दे पर कांग्रेस का हमला लगातार जारी है। इसी मुद्दे पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गुलाम नबी आजाद ने सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर संसद सत्र बुलाने में देरी कर रही है। पार्लियामेंट नॉर्मली 15 और 20 नवंबर में शुरू हो जाता है। कांग्रेस ने तंज कसा कि संसदीय कार्य मंत्री को भी सत्र के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए वो कुछ बता नहीं पा रहे। कई बार पूछने के बाद भी वो कंफर्म नहीं कर पाए क्योंकि ऊपर से कंफर्म नहीं हुआ। कांग्रेस के मुताबिक संसद में जीएसटी समेत भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे उठाए जाने हैं। इसलिए कांग्रेस का आरोप है कि विरोध से बचने के लिए सरकार 3 या 4 दिन का ही सत्र बुलाने की सोच रही है। दूसरी ओर सरकार ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया और जल्दी ही संसद सत्र बुलाने का भरोसा दिया। पार्लियामेंट सेशन विल बी हेल्ड and in next couple of days। संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस को नसीहत दी कि वो संसद सत्र को मुद्दा न बनाए, क्योंकि पहले भी कांग्रेस की सरकार में शीतकालीन सत्र बुलाने में देरी हुई थी, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तनातनी और बढ़ गई जब कांग्रेस ने बीजेपी पर संसदीय प्रक्रिया को कमजोर करने का आरोप लगाया। मैं आश्चर्यचकित नहीं हूंगा किसी दिन ये पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दे और कहेंगे नहीं मैं परमानेंट पीएम हूँ। कांग्रेस ने दलील दी कि पहले भी राज्यों में चुनाव के वक्त संसद का सत्र बुलाया जाता रहा है। वहीं सरकार भी गुजरात चुनाव के बावजूद शीतकालीन सत्र बुलाने को तैयार दिखी। गुजरात में चुनाव है, उससे चुनाव होगा, उसमें भी 2 मत है और विंटर सेशन भी होगा। अश्विनी चौबे के मुताबिक शीतकालीन सत्र के लिए अभी देर नहीं हुई और न ही सरकार संसद सत्र से पीछे हटने वाली है। लेकिन आमतौर पर नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में हो रही देरी पर दूसरी पार्टियों ने भी सवाल उठाए और इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। That is the question everybody is asking, not only the Congress president। वहीं शरद यादव ने भी संसद की गरिमा का सवाल उठाया। पहली बार हो रहा है कि आप लोग संसद को भी राजनीतिक दांवपेच का एक जरिया बना रहे हैं। शीतकालीन सत्र के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्ष का रुख हमलावर है, जबकि सरकार जल्द ही इसकी तारीख तय करने का भरोसा दे रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास देर रात रांची में सड़कों पर घूमते देखे गए। सीएम रघुवर दास शहर में सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने सड़क पर उतरे थे। इस दौरान सीएम शहर में फैली गंदगी को लेकर अधिकारियों और दुकानदारों को फटकार लगाते देखे गए।
सीएम ने दुकानदारों को अपने पास सफाई रखने की सलाह देते हुए गंदगी पर फटकार लगाई और कहा कि सफाई करने कोई आसमान से फरिश्ता नहीं आएगा। आपको आपत्ति नहीं है, आप जैसे बंद हुआ कचरा दुकान में निकला 10 फुट तक चल जाओ, ब्लड प्रेशर बीमारी ठीक हो जाएगा। इतना सुविधा होगी मत बनो, सारे रांची कौन सुधारेगा भैया? तो भगवान अल्लाह सुधारने आएगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बाप बेटे की हत्या के बाद आरोपियों की धमकी मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने गांव छोड़ दिया। परिवार ने घर के बाहर एक पोस्टर में अपना दर्द बयां करते हुए लिखा कि दबंगों के घर से ये घर छोड़ दिया गया और अब इस घर में कोई नहीं रहता। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बेटे की हत्या के मामले में गवाह बने पिता पर आरोपी पक्ष दबाव बना रहा था और बात न मानने पर आरोपियों ने मृतक के पिता की भी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। वहीं पुलिस अब मामले में जाँच कर कार्रवाई की बात कर रही है। मर्डर का मुकदमा लिखा गया है, जांच चल रही है उसकी, वो भी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है बेचना, जांच उसकी जारी है। और चूँकि घर पे एक वृद्ध महिला ही रही थी तो वो पता चल रहा है कि अपने भांजे के साथ अपने मायके चली गई। कोई दबाव नहीं है, पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन है। ममता बनर्जी ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ बैठक की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग मामले को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समेत दूसरे दलों के साथ एक बैठक की। बिहार में तेजस्वी यादव ही आरजेडी की तरफ से अगले सीएम उम्मीदवार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों में सुनवाई के दौरान सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद हो गया जबकि 3 घायल हैं। केरल हाईकोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी अभिनेता दिलीप को 4 दिन के लिए दुबई जाने की इजाजत दे दी। दिल्ली के लोधी रोड में एक कार में अचानक आग लगने के बाद ड्राइवर ने वक्त रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हरियाणा के सोनीपत में एक नामी स्कूल की टीचर पर होमवर्क पूरा न करने पर एक छात्रा को पीटने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्रों की रैगिंग की शिकायत सही पाए जाने पर 29 छात्रों को 1 महीने के लिए कॉलेज से बाहर किया गया। दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 7.5 करोड़ की कोकेन के साथ एक महिला समेत 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में पुलिस ने एक आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के पीछे लेनदेन को वजह बताते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 24 तारीख से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारत और श्रीलंका की टीम नागपुर पहुंच गई। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में टॉप 20 में कोहली समेत 4 भारतीय बल्लेबाज जबकि गेंदबाजी में सिर्फ 2 भारतीय गेंदबाज शामिल हैं। शिखर धवन ने तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का एक वीडियो शेयर किया जिसमें भुवनेश्वर ने बताया कि उनकी शादी 23 नवंबर को होगी। 29 नवंबर को होने वाले डीडीसीए के सालाना समारोह में कई पूर्व और मौजूदा खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा और कई अहम ऐलान भी होंगे। दुनिया के सबसे तेज एथलीट जमैका के उसेन बोल्ट इन दिनों ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को विकेट के बीच रनिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में पुलिस जनसभा में बैठे एक मुस्लिम महिला का बुर्का उतरवाने लगी। कार्यक्रम में सीएम योगी के आने से ठीक पहले सबके सामने इस मुस्लिम महिला से बुर्का उतरवाया गया। वहीं मामले में चुप्पी तोड़ते हुए पीड़ित ने दलील दी कि वो लंबे वक्त से बीजेपी का कार्यकर्ता है और कोई सरकारी प्रतिबंध रहा होगा जिसकी वजह से उन्हें बुर्का उतरवाना पड़ा। वहीं एसपी ने मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। हम पहन गए जो हम लोग का पोशाक होता है वो हम पहने थे। अभी यहाँ कोई प्रतिबंध होगा इसीलिए हम करवाएंगे। लेडीज जो थी यहाँ पर वही बोले आप उतार दीजिए, उतार दिया। मुंबई में एक इलाके में पहुंचे अभिनेता रणवीर सिंह अपनी कार की छत पर खड़े होकर प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करने लगे। इस दौरान रणवीर की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। इसके बाद जैसे ही रणवीर सिंह कार की छत से नीचे आए, मीडिया ने उन्हें घेर लिया और फिल्म पद्मावती को लेकर जारी विवाद पर उनसे सवाल किए, लेकिन रणवीर ने विवाद पर बोलने से इनकार कर दिया। वहीं हिंदी फिल्म जगत से जुड़े कई जाने माने चेहरे भी अब इस विवाद पर बोलने को तैयार नहीं है। We will not comment anything till it's controversial. फिल्म से जुड़े कई लोग इस पूरे विवाद पर कई बार पहले भी सफाई दे चुके हैं, लेकिन विवाद थमने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि हिंदी फिल्म जगत निर्देशक संजय लीला भंसाली के समर्थन में खड़ा है।
और इस विवाद के जल्द ही सुलझने की उम्मीद जता रहा है। I hope all goes well with the film. That film should release. फिल्म का जो निर्देशक है संजय लीला भंसाली, वो सामने आके कह रहा है जो भी गलतफहमियां आपको है वो फिल्म में नहीं है। लेकिन सिनेमा जगत से जुड़े कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेंसर बोर्ड से पहले कुछ पत्रकारों को फिल्म दिखाने पर सवाल उठा रहे हैं। सेंसर बोर्ड को दिखाना चाहिए था। जाहिर है कि प्रसून जोशी की जो नाराजगी वो जायज है। पद्मावती को लेकर जारी विवाद को सुलझाने के लिए सेंसर बोर्ड कुछ इतिहासकारों से भी संपर्क करने पर विचार कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के राष्ट्रपति मसूद खान लंदन में एक कार्यक्रम में डांसर्स के ठुमके देखते नजर आए। सरकारी पैसे पर मसूद खान कश्मीर के नाम पर चंदा इकट्ठा करने लंदन आए थे और लंदन में उनकी मौज मस्ती का वीडियो हैरान करने वाला है। वीडियो किसी होटल के पार्टी हॉल का है जिसमें मेहमानों के बैठने के लिए राउंड टेबल लगी थी और सामने कुछ लड़कियां हिंदी फिल्मों के गानों पर डांस कर रही थी। राउंड टेबल पर बैठे लोगों में ही पीओके के प्रधानमंत्री मसूद खान भी थे जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहे थे। इसीलिए पीओके के राष्ट्रपति के दफ्तर को मामले पर सफाई देनी पड़ी और सफाई के नाम पर सफेद झूठ ये बोला गया कि मसूद खान मुजरे की महफिल में मौजूद ही नहीं थे। यूपी में अपराध के मुद्दे पर सीएम योगी ने अधिकारियों को चेतावनी दी। यूपी के बलिया में एक जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चेताया कि अगर उनकी अपराधियों के साथ मिलीभगत पाई गई तो उन्हें जबरन रिटायरमेंट पर भेज दिया जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के मानहानि केस में बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ 30 हजारी कोर्ट ने समन जारी किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर नगर निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगा। बिहार हाई कोर्ट ने 2016 में हुए बीजेपी नेता विश्वेश्वर ओझा की हत्या के मामले में हलफनामा न दाखिल किए जाने को लेकर राज्य सरकार पर 10,000 का जुर्माना लगाया। यूपी के मिर्जापुर में कुछ लोगों पर एक किसान की जूते से पिटाई करने का आरोप लगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में आंतरिक सुरक्षा पर हुई बैठक में जम्मू कश्मीर में आईएसआईएस की मौजूदगी की खबरों के बीच सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। मुंबई में आयोजित उत्तर भारतीय सम्मेलन में शामिल हुई बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने उत्तर भारतीयों को मुंबई की शान बताया। कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला ने पंजाब सरकार से हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की। पिछले दिनों सलमान खान ने अपने माता पिता और बहन अर्पिता की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी में एक गाना गाया जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा। राधिका आप्टे ने दावा किया कि फिल्म उद्योग में महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी यौन शोषण के शिकार होते हैं। रजनीकांत आंध्र प्रदेश के मंत्रालयम में राघवेंद्र मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। आज मोदी सरकार की केंद्रीय और वित्तीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होगी जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक एलवॉन्सी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी में बदलाव को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है जिससे दिवालिया हो चुकी कंपनी के प्रमोटर उस कंपनी को दोबारा नहीं खरीद सकते, जबकि सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों की वेतन की समीक्षा को मंजूरी मिल सकती है। गुजरात में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के हंगामेदार विरोध के बाद कांग्रेस पर उसके सामने घुटने टेकने के आरोप लग रहे हैं। बीते रोज कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में 4 विधानसभा सीटों पर पहले से घोषित उम्मीदवारों को बदल दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ये बदलाव पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की नाराजगी के बाद किया गया। इन 4 सीटों में पाटीदारों का गढ़ समझे जाने वाली सूरत जिले की 2 सीटें भी शामिल हैं। कांग्रेस ने जूनागढ़ से पाटीदार नेता अमित थुम्मर की जगह भीखाभाई जोशी को टिकट दिया है। इसके अलावा भरूच में किरण ठाकुर की जगह जयेश पटेल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कामरेज से नीलेश कुम्मानी की जगह अशोक जीरावाला को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा सूरत की वाराछा रोड सीट पर वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया के चचेरे भाई प्रफुल्ल भाई तोगड़िया का भी टिकट काट दिया गया है। यहाँ प्रफुल्ल भाई तोगड़िया की जगह अब धीरू भाई गजेरा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी हार्दिक पटेल की नाराजगी को पूरी तरह दूर नहीं कर पाई। हार्दिक पटेल की पाटीदार अनामत आरक्षण समिति कुछ और सीटों की मांग पर अड़ी और इसी को ध्यान में रखते हुए हार्दिक पटेल ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रद्द कर दिया जिसमें उनके कांग्रेस को समर्थन देने के ऐलान का कयास लगाया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक बोटाद विधानसभा सीट को लेकर पाटीदार आंदोलन के नेताओं ने ऐतराज जताया था। कांग्रेस ने यहां से पहले मनहर पटेल को टिकट दिया था, जबकि पाटीदार आंदोलन के नेता दिलीप सांबा को टिकट देने की मांग पर अड़े थे। कांग्रेस ने अब मनहर का टिकट काटकर डीएम पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बीच कांग्रेस का दावा है कि पाटीदार आंदोलन के नेताओं के साथ सारे विवाद सुलझा लिए गए। काफी मसलों पे हमारी सहमति हो गई है और आने वाले समय में भी सहमति हो जाएगी। टिकटों के बंटवारे में कोई झगड़ा नहीं। कांग्रेस ने बोटाद सीट पर उम्मीदवार तो बदला लेकिन हार्दिक की पसंद दिलीप सांबा को तरजीह नहीं दी। आज की ताजा खबर में इतना है।